Welcome to English Koi Hawks Academy. Call and email us. Please watch, like, subscribe, press bell icon for new videos and also share with others. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर है। तो आइए हम अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं जी। टुडेस लेक्चर इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन आफ्टर एंड इंडेफिनिट मीन अनलिमिटेड, यानी जिसको हम उर्दू में मुतलक बोलते हैं। इसमें उर्दू की पहचान क्या होगी जी? उर्दू में पहचान उर्दू फिक्रात के आखिर पर गा, गी और गे मिलते हैं, यानी तीन गा, गे और गी मिलेगा और साथ में जो टाइम होगा वो इनडेफिनिट होगा, अनलिमिटेड टाइम होगा जी। और इंग्लिश में क्या होगी जी? आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। Identification in English, there are two identifications in English. One identification of active voice and second identification is of passive voice. यानी एक आपकी आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान इंग्लिश में एक्टिव वॉइस की है और दूसरी पैसिव वॉइस की है जी। एक्टिव वॉइस में क्या होगा जी? वी फाइंड शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, हम शैल और विल के बाद पहली फॉर्म पाते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होगा? शैल बी, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में शैल बी और विल बी होगा और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। इसके एग्जांपल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू उर्दू, उर्दू में जो पहचान है वो एक डॉक्टर बनेगा। अब लास्ट के ऊपर गा, गी और गे का आना ये फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर करता है। और साथ में ये भी है कि आपको जिसको बोलते हैं जी उर्दू में मुतलक, यानी मुतलक, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जी इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम में अगर उर्दू फिक्रात के आखिर पर गा, गी और गे आ रहा है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और इसकी इंग्लिश की पहचान के लिए क्या होगा जी? इंग्लिश में हमने देखा है जी, यहाँ पे विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ पे विल आ रहा है और विल के बाद जो बिकम है, बिकम इज द फर्स्ट फॉर्म। ये होगा ही विल बिकम अ गुड डॉक्टर। एंड दिस सेंटेंस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ये जो हमारी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो इसी की है। और हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने उर्दू में इसकी पहचान देखी है और उसके बाद हमने इंग्लिश में इसकी पहचान देखी है। इंग्लिश में जो पहचान आ रही है वो ये है विल बिकम, और यहाँ पे भी हमने देखा है कि विल बिकम के विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव वर्ड्स। अब एक्टिव वर्ड्स के यहाँ भी अगर पैसिव वर्ड होता तो भी डेफिनेटली विल बी प्लस थर्ड फॉर्म आनी थी। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वर्ड्स। एक्टिव वर्ड्स में हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ब्स, फर्स्ट वन शैल, सेकंड वन विल। और जो डिफरेंट राइटर्स हैं उनका स्टाइल भी डिफरेंट है कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन स्टाइल डिफरेंट है, ब्रिटिश स्टाइल डिफरेंट है। इसे जो डिफरेंट यूरोपियन एरियाज है वहां पे डिफरेंट स्टाइल अडॉप्ट किए जाते हैं। कुछ सिर्फ विल का यूज करते हैं, नहीं ओनली विल। कुछ राइटर्स अगर हम उनकी राइटिंग देखें तो उसमें सिर्फ वो विल का यूज करते हैं और कुछ में विल एंड शैल दोनों का ही इस्तेमाल मिलता है। तो बहरहाल पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमारी बात में यहाँ पे हम दोनों विल और शैल दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, यानी शैल भी इस्तेमाल होगा और विल भी इस्तेमाल होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी है, उनके साथ हमने शैल के इस्तेमाल करना है और बाकी सभी के साथ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, बॉय, गर्ल एटसेट्रा। यानी इसके अलावा आई और वी के अलावा जितने भी होंगे उन सभी के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है। और कुछ में तो करते ही विल का इस्तेमाल है, वो चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, दे एवर यूज विल। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस है। दी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है जी? इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब will and shall, MV stand for main verb, that is first form of verb, and लास्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपका यहाँ पे वर्ब के बाद ही, मेन वर्ब के बाद ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा।
जी एग्जांपल हमने लिया जी, दे विल फिनिश देयर वर्क। अब यहाँ पे वो अपना काम खत्म करेंगे। अब दे जो है दिस इज सब्जेक्ट एंड विल इज द हेल्पिंग वर्ब, फिनिश इज द मेन वर्ब एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे क्लियर कीजिए कि यहाँ पे मैंने देयर का इस्तेमाल किया है, मैंने यहाँ पे हिज का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ पे माई का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ पे आवर का इस्तेमाल नहीं किया। हम इसके अकॉर्डिंगली, दिस इज द रूल ऑफ प्रोनाउंस, इफ देयर इज देयर, अगर वहां पे दे को इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका जो पॉजेसिव है पॉजेसिव दे के मुताबिक ही बनेगा देयर। और अगर सपोज मैं यहाँ पे, अगर पीछे यहाँ पे इधर ही होता तो ही के मुताबिक ही से आना था, अगर यहाँ पे आई होता तो आई के मुताबिक माई आना चाहिए था। नेक्स्ट वन सेकंड, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया हमारा, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा करना है, ये आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नोट का इजाफा कर देना है, तो ये हमारी जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। वी शैल नॉट गो टू फैसलाबाद। अब ये दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने सिर्फ शैल के बाद नोट का इजाफा किया। अब शैल हमने क्यों लगाया, अकॉर्डिंग टू वी, कि पीछे इधर हमने वी लगाया, वी के साथ हमने शैल का इस्तेमाल करना होता है। एंड नेक्स्ट वन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब उठा लेना, and after that subject, main verb with first form, and last one object and interrogative sign. Will he win the first prize? हमने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लिया ना, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विन फर्स्ट फॉर्म के साथ, द फर्स्ट प्राइज एंड लास्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास है पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी आपने बनाना है, यानी आपका जो सेंटेंस है वो सवालिया भी हो साथ में मनफी भी हो। तो हमने क्या करना है, रूल ये है कि सर्च द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आप ढूंढें, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप अगर नॉट का इजाफा कर देते हैं तो ये आपका जो सेंटेंस है ये नेगेटिव भी हो जाएगा और सवालिया भी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएंगे। और अगर आपने डबल इंटेरोगेटिव बनाना डब्ल्यूएच वर्ड के साथ, तो डब्ल्यूएच वर्ड इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से shall and will. We use shall and will as an active helping verb. Shall will be converted into shall be and will be converted into will be, यानी shall से, अब यहाँ पे हमने shall और will का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हमने shall be और will be का इस्तेमाल करना है। एक्टिव वॉइस में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो लिहाजा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं आएगा, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? और यहाँ पे हमने एक उर्दू एग्जांपल लिया जी, मुलजिमों को जेल में फांसी दी जाएगी। अब एक और भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि आया कि हमें कैसे पता चलना है कि ये टेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, यानी दोनों में क्या फर्क होगा उर्दू में। इंग्लिश में तो क्लियर है कि इंग्लिश में अगर शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी तो एक्टिव वॉइस है, अगर शैल बी विल बी के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो ये पैसिव वॉइस होगी। लेकिन उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि दिस सेंटेंस इज ईदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हमें कैसे इस बात का इल्म चले? अब इसमें हमारे पास एक होता है, हमने सबसे पहले जाना है जी एक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे एक्शन चेक करें जी, क्या हुआ, फांसी देना, फांसी देना एक्शन हो गया जी। अब चेक करें इसके साथ फांसी देने, जो एक्शन, एक्शन के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्वेश्चन मार्क से मुराद क्या होगा जी, हु, फांसी देने वाला कौन है। अब इसमें चेक करें जी क्या कोई फांसी देने वाला मौजूद है, या जो एक्शन हुआ यहाँ पे फांसी देना, ये देने वाला को मौजूद है? नहीं, अल्टीमेटली नहीं है। तो अगर काम करने वाला मौजूद नहीं है तो फिर ये पैसिव वॉइस होगा, अगर यहाँ पे काम करने वाला मौजूद होता तो फिर ये एक्टिव वॉइस था। ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर काम करने वाला मौजूद होगा तो एक्टिव वॉइस है, अगर काम करने वाला मौजूद नहीं है तो फिर ये पैसिव वॉइस होगा जी। चलिए जी, आप चलते हैं जी इसके पैसिव वॉइस के पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। मुलजिमों को जेल में फांसी दी जाएगी।
अब यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला मौजूद नहीं होता, तो इसलिए हम इन मुलजमों को, यानी दिस इज ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हुआ हो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जेल में ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है और फांसी देना हमारा वर्ब है। तो तरीकाकार क्या होगा पॉजिटिव का, सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, विल बी एंड शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल बी एंड शैल बी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इसके बाद हमने मेन वर्ब, मेन वर्ब चूज करना है। अब मेन वर्ब के अंदर आपको पता है कि हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में, जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट के ऊपर आएगा। तो लिहाजा हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे ये मुस्लिमों से, द क्रिमिनल्स विल बी हैंग्ड, विल बी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैंग्ड थर्ड फॉर्म, इन जेल, जेल आपका वंस अगेन ऑब्जेक्ट है। इस तरह नेगेटिव, नेगेटिव में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने दो दफा हेल्पिंग वर्ब लिखा जी, एक ये हेल्पिंग वर्ब लिखा है, एक ये हेल्पिंग वर्ब लिखा है। अब इस हेल्पिंग वर्ब से मुराद होगा विल एंड शैल, क्योंकि अगर हमारे पास 2 3 4 वर्ड्स के ऊपर हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद है तो फिर सिंपल रूल ये होता है कि हम पहले वाले के बाद ही नॉट का इजाफा करना है, और पहले वाले को उठा के ही सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाने से हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन बन जाता है। तो लिहाजा एक यहाँ पे आएगा जी हेल्पिंग वर्ब ये विल और शैल। अब इससे मुराद होगा जी ओनली बी, यानी सिर्फ बी इससे मुराद होगा और सेंटर में नॉट आएगा जी। तो हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव बनाए, मुलजमों को जेल में फांसी नहीं दी जाएगी, नेगेटिव हो गया तो फिर हमने क्या करना है, विल और शैल के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, तरतीब बाकी एज इट इज रहेगी। द क्रिमिनल्स विल नॉट बी हैंग्ड इन जेल। अब इसमें आप ऊपर वाले में देख सकते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पे नॉट का इजाफा किया और हमने कुछ भी नहीं किया। अब इसी को हम इंटरोगेटिव में लेके जाते हैं, क्या मुलजमों को जेल में फांसी दी जाएगी, यहाँ पे हम सिर्फ इजाफा करते हैं जी क्या का, कि क्या मुलजमों को जेल में फांसी दी जाएगी। तो उसमें भी रूल ये होगा कि यहाँ पे भी सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लेके आना, हेल्पिंग वर्ब से मुराद वही होगा कि जो पहला वर्ड होगा जी, फर्स्ट वर्ड इज विल एंड शैल, विल एंड शैल फर्स्ट वर्ड है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा जी, ओनली बी, क्योंकि पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी हैं, तो लिहाजा यहाँ पे विल बी और शैल बी आएंगे, लेकिन सेपरेट आएंगे, सेपरेट, सेंटर में ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का आपको ऑलरेडी पता है कि हमने पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना था, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो फिर सेंटेंस होगा जी विल द क्रिमिनल्स बी हैंग्ड इन जेल, एंड लास्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क, इस लास्ट के ऊपर है क्वेश्चन एंड नेगेटिव, यानी सवालिया भी आपका जुमला हो और साथ में आपका नेगेटिव मनफी भी आपने कैसे इसको बनाना है। हमने सवालिया यहाँ पे बना लिया, सिंपल सा रूल ये है कि सवालिया जुमले में आप ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें, अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट, अगर पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट, उसको सर्च आउट करें, सर्च आउट करने के बाद नोट लगा दें। जैसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब से मुराद विल और शैल, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, इससे मुराद एच वी, सेकंड वाले से मुराद है जी बी, उसके बाद मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल द क्रिमिनल्स नॉट बी हैंग्ड इन जेल। तो इसकी उर्दू क्या बनेगी, क्या मुलजमों को जेल में फांसी नहीं दी जाएगी, यानी आपका क्या भी यहाँ पे आ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है, तो लिहाजा क्या के लिए हमने ये वाला रूल अडॉप्ट किया और नहीं के लिए हमने नॉट वाला रूल अडॉप्ट किया। अब चलते हैं जिसके रूल्स के ऊपर, जैसे पीछे वाले भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, तो हमने उसमें क्या देखा है जी कि उसमें सारे टेंस डिस्क्राइब करने के बाद लास्ट पे रूल आपको बताए जी कि हमने किसके साथ कौन कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी। इसी तरह इस टेंस के जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस, रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस क्या होंगे कि विल एंड शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर ये होगा तो ये एक्टिव वॉइस है। इसी तरह शैल विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होगा, यानी शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आए या शैल नॉट विल नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आए, तो ये हमारा प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होगा, लेकिन होगा एक्टिव वॉइस। इसका रूल फॉर पैसिव वॉइस है, रूल फॉर पैसिव वॉइस में क्या होगा जी, शैल बी विल बी प्लस थर्ड फॉर्म,
इस तरह shall not be, will not be प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस का रूल होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। थैंक यू।